गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे जावा कोड कैसे मशीन्स पे रन करता है। फिर हम देखेंगे जावा कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे बाइट कोड जनरेट होता है। फिर हम देखेंगे जो बाइट कोड होता है वो कैसे मशीन लेवल लैंग्वेज पे कन्वर्ट होता है। गाइस हम सब देखेंगे कैसे ये पॉसिबल होता है JRE JVM और JDK के हेल्प से। गाइस हम सब इसे प्रैक्टिकली देखेंगे और समझेंगे, जिससे हमें कंसेप्ट को याद नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस मेरा नाम अमन दीपक है, आप सबका वेलकम है पोर्टअप एकेडमी पे। प्रीवियस वीडियो में हम सब ने देखा था ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। फिर हमने देखा था ऑब्जेक्ट्स के जो स्टेट्स और बिहेवियर होते हैं वो क्या होते हैं। फिर हमने देखा था जो रियल वर्ल्ड्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं कैसे सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट के सिमिलर होते हैं। गाइस फिर हमने देखा था कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने का रूल्स क्या होता है। गाइस फिर हमने देखा था क्लास क्या होता है और क्लास और ऑब्जेक्ट्स में क्या रिलेशनशिप होते हैं। फिर हमने देखा था कैसे सिंगल क्लास की हेल्प से हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमने क्लास का थ्योरी पार्ट देखा था। गाइस फिर हम सब ने देखा था सिंटैक्स क्या होता है और जावा को क्यों हम लोग केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस जैसे हम सब जानते हैं जो हमारे मशीन्स होते हैं 0-1 पे कम्युनिकेट करते हैं। जैसे हम सब अपने लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, वैसे जो मशीन्स होते हैं वो भी अपने लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं। मशीन्स कभी भी 0-1 के फॉर्मेट को समझता है। मशीन जो लैंग्वेज यूज करता है उसे हम लोग बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, क्योंकि ये मशीन रीडेबल लैंग्वेज होता है। गाइस हम जावा लैंग्वेज की हेल्प से जो प्रोग्राम करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है। इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ वर्ड्स यूज किया गया है, हेलो सेंटेंसेस है। तो ये ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होता है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये जो आप प्रोग्राम देख ले इसको हम बोल सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, या ये जावा का सोर्स कोड है। गाइस जो अपना हाई लेवल होता है, जो अपना जावा का सोर्स कोड होता है, उसे मशीन डायरेक्टली नहीं समझ सकता, क्योंकि मशीन कभी भी 0-1 पे कम्युनिकेट करता है। ये हमारे लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, तो इसलिए हमें सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है जब हमें हाई लेवल को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। तो वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे JDK JVM, जिसके हेल्प से हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। गाइस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में मेनली 2 प्रोसेस होता है। पहला जो जावा का आप कोड देख रहे हैं सोर्स कोड, ये बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, और फिर जो बाइट कोड होता है वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखेंगे जावा कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे बाइट कोड क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग JDK JRE और JVM को समझेंगे। गाइस ये अपना जावा का प्रोग्राम है। देखिए जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो अपना जावा का प्रोग्राम होता है, जो अपना जावा का सोर्स कोड होता है, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं दूसरे लैंग्वेज में। कंपाइलर का काम होता है एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जावा का कंपाइलर होता है उसे हम लोग बोलते हैं जावा सी, वो जावा सी के नाम से जाना जाता है। गाइज जो अपना सोर्स कोड होता है जब उसको हम लोग कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन के पहले जो अपना कंपाइलर होता है जावा सी, वो क्या करता है इस सोर्स कोड का ग्रामर चेक करता है, इसका सिंटैक्स चेक करता है। तो क्या होता है इसमें 2 प्रोसेस होता है। अगर इसका सिंटैक्स सही होता है तो जो कंपाइलर होता है, जो हमारा सोर्स कोड होता है, कंपाइलर उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। अगर ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं इसका अगर सिंटैक्स गलत होता है तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल टाइम एरर शो कर देता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सिंटैक्स अगर सही है, इस प्रोग्राम का अगर सिंटैक्स सही है तो क्या करेगा, बाइट कोड में जनरेट कर देगा। अगर इसका प्रोग्राम का सिंटैक्स गलत होगा तो क्या करेगा, कंपाइल टाइम एरर शो कर देगा, यानी कोई एरर शो करेगा। गाइस जैसे हम सब जानते हैं जो हमारा MP3 होता है, सॉन्ग्स होता है, वो .mp3 फाइल में सेव होता है, वीडियोज .mp4 में होता है, पिक्चर्स JPG PNG के फॉर्मेट पे सेव होता है। वैसे जो अपना जावा फाइल है वो .java के एक्सटेंशन से सेव होता है। जैसे यहाँ पे है क्लास का नेम है कार, तो क्या होगा क्लास नेम .java, ये फाइल सेव करने का तरीका है। तो वैसे जो अपना बाइट कोड होता है, बाइट कोड का एक्सटेंशन होता है क्लास नेम .class, वो .class के नाम से सेव होता है। तो गाइज यहाँ पे क्या है, जो अपना प्रोग्राम होगा, जो अपना सोर्स कोड होगा, वो जावा सी के कंपाइलर से कंपाइल होगा। कंपाइल होने के पहले कंपाइलर क्या करता है, वो सिंटैक्स चेक करता है। अगर सिंटैक्स सही होता है तो बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, अगर सिंटैक्स गलत होता है तो कंपाइल टाइम एरर शो कर देता है और बाइट कोड जनरेट नहीं करेगा। तो गाइज चलिए इसे हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। गाइज सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो अपना एक हम लोग जावा प्रोग्राम लिखेंगे। यहाँ पे जो जावा प्रोग्राम है इसमें ये बोला जाए माय फर्स्ट प्रोग्राम जो सेंटेंस है इसको प्रिंट करना है। तो हम काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसको नोटपैड पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं इसका सिंटैक्स सही है। तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं स्टैटिक वॉइड, तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था जो स्टैटिक वॉइड क्या है, एक कीवर्ड्स है। तो कीवर्ड्स कभी भी स्मॉल लेटर में होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो वॉइड है या स्टैटिक किसी एक को अपर केस लेटर में लिखेंगे, तो उससे क्या होगा, जो हमारा ये जो प्रोग्राम का सिंटैक्स है ये गलत हो जाएगा। तो फिर अपने कंपाइलर के अकॉर्डिंग क्या होगा, कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइल टाइम एरर शो कर देगा। तो पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे अपना जो प्रोग्राम होगा उसका सिंटैक्स सही करके, फिर हम देखेंगे कंपाइलर कैसे बाइट कोड में कन्वर्ट कर रहा है।
तो चलिए गाइज, हाँ गाइज, ये जो अपना जावा सी है, तो जावा सी कंपाइलर का नाम भी है और जावा सी कंपाइलर का कमांड भी है। अगर हम इस फाइल को कंपाइल करना होगा कोई भी जावा प्रोग्राम को, तो वहाँ पे क्या होगा, जावा सी स्पेस क्लास नेम डॉट जावा। तो चलिए गाइज देखते हैं। तो गाइज हमने जो प्रोग्राम कॉपी किया था उसको हम यहाँ पेस्ट करेंगे। देखिए जो मैंने आपको बताया था, जावा सी ऑलरेडी कमांड है जिसके हेल्प से हम लोग जिसके हेल्प से हम इस प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखा था, ये जो अपना कोई भी एक फाइल होता है, कोई भी एक प्रोग्राम होता है, तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है सेव करने का, डॉट जावा। तो क्लास नेम डॉट जावा। तो यहाँ पे अपना क्लास नेम क्या है, कार है। तो इसको हम लोग चलिए सेव करते हैं, सेव एज करते हैं। हम इसे डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं ताकि ये हम जब बाइट कोड जनरेट हो तो आसानी रहे देखने में। तो सेव करने का फॉर्मेट ये है, क्लास नेम डॉट जावा एक्सटेंशन। तो गाइज देखिए यहाँ पे अपना जावा फाइल सेव हो गया है। इसका एक्सटेंशन चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन इसका डॉट जावा। तो चलिए जैसे मैंने आपको बताया था, ये पहले हम इसका क्या करेंगे, सिंटेक्स को गलत करेंगे। तो स्टैटिक है, चलिए हम लोग वॉइड को क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये अपना सिंटेक्स गलत हो गया कंपाइलर के अकॉर्डिंग। तो क्या करेगा, तो जब हम कंपाइल करेंगे तो कंपाइल टाइम एरर थ्रो करेगा, अब बाइट कोड जनरेट नहीं होगा। तो चलिए इसको हम लोग सेव करते हैं। चलिए इसको हम लोग कंपाइल करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था, जावा सी एक कमांड है जिसके हेल्प से हम लोग कंपाइल करते हैं। जावा सी कंपाइलर का नाम भी है। तो जावा सी क्लास नेम डॉट जावा। तो गाइस जैसे देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, ये अपना कंपाइल टाइम एरर दिखा रहा है, ये एरर शो कर रहा है। तो जैसे देखिए गाइस यहाँ पे अब जो डेस्कटॉप पे देख रहे हैं, यहाँ पे बस एक ही फाइल है क्लास, तो अभी भी इसका एक्सटेंशन है डॉट जावा। अब हम करते हैं अपना जो कोड है उसका सिंटेक्स हम लोग सही करते हैं। तो हम इसको स्मॉल कर देते हैं, तब ये प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये कीवर्ड्स के तौर पे ट्रीट हो जाएगा। चलिए इसको सेव करते हैं। अभी अपना प्रोग्राम का सिंटेक्स सही है। अब इसको हम लोग कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल का कमांड क्या था, जावा सी स्पेस क्लास नेम डॉट जावा। गाइस देखिए यहाँ पे एक फाइल जनरेट हो गया। कंपाइलर क्या किया, कंपाइलर चेक किया जो सिंटेक्स सही है, उसके बाद ये क्या किया, बाइट कोड को जनरेट करे। देखिए बाइट कोड, ये है बाइट कोड अपना डॉट क्लास, इसका एक्सटेंशन देख रहे हैं डॉट क्लास है। ये इसका जो हम एक्सटेंशन क्या देखे थे, इसका एक्सटेंशन है डॉट जावा। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं कैसा कोड है। देखिए ये है अपना बाइट कोड जो कंपाइलर के द्वारा जनरेट किया जा रहा है। ये है अपना जावा कोड। तो गाइज कंपाइलर का काम क्या है, सिंटेक्स चेक करता है। अगर सिंटेक्स सही है तो बाइट कोड जनरेट करेगा, अगर सिंटेक्स गलत है तो एरर शो कर देगा। अब बाइट कोड नहीं जनरेट करता है। तो चलिए गाइज इसका थ्योरी पार्ट देखते हैं। देखिए जावा सी क्या है, जावा का कंपाइलर है, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जिसके यूज से हम लोग जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया तो जावा सी एक कमांड भी है, यही जावा सी कंपाइलर का नाम भी है। तो गाइज आप इसको याद रख, जो कंपाइलर है उसका दो पर्पस होता है। देखिए पहले क्या करता है, वो सिंटेक्स को चेक करके, जो हम लोगों ने प्रैक्टिकली अभी देखा, सिंटेक्स चेक करेगा, सिंटेक्स सही है तो बाइट कोड जनरेट होगा, और जो बाइट कोड जनरेट होगा उसका एक्सटेंशन होगा डॉट क्लास, जो यहाँ पे लिखा गया है। अगर प्रोग्राम का सिंटेक्स गलत रहा तो क्या करेगा, कंपाइल टाइम एरर थ्रो कर देगा, जो हम लोग ने देखा। अब बाइट कोड जनरेट नहीं करेगा। अपना नेक्स्ट टॉपिक है बाइट कोड। गाइस जैसे हम लोग ने बाइट कोड को देखा था, ये जो अपना बाइट कोड है, ये ना हम समझ सकते हैं ना मशीन समझ सकता है। हम लोग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, और जो मशीन समझता है उसको हम लोग बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। इसलिए इसे ना ये जो आप देख रहे हैं कोड, ना हम समझ सकते हैं ना इसे मशीन समझ सकता है, इसलिए इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट लेवल। तो गाइस चलिए इसका थ्योरी पार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया बाइट कोड क्या है, इंटरमीडिएट कोड है। ये ना हाई लेवल लैंग्वेज है ना लो लेवल लैंग्वेज। इसका एक्सटेंशन क्या होगा बाइट कोड का, जैसे हम लोग देखे थे डॉट क्लास होगा। बाइट कोड को जेआरई समझ सकता है। ये जो तीन लाइन आप देख रहे हैं, जेआरई कैन नॉट अंडरस्टैंड आवर जावा प्रोग्राम, हम लोग जब जेआरई का कंसेप्ट पढ़ेंगे तब हम देखेंगे जेआरई क्यों नहीं समझ सकता। यहाँ पे जो कंसेप्ट है, बाइट कोड एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और कॉमन फॉर ऑल डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए आप जो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ तक तो हम लोग देख लीजिए, जो अपना सोर्स कोड है, जावा कोड है, जावा सी के कंपाइलर के हेल्प से
बाइट कोड में कन्वर्ट होगा। अब हमें करना क्या है, जो अपना जावा प्रोग्राम है इसको 0-1 में कन्वर्ट करना है। तो जो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इस कोई ना कोई एक और तो सॉफ्टवेयर लगेगा जिसके हेल्प से ये विंडो के लिए 0-1 में कन्वर्ट करेगा, लिनक्स के लिए 0-1 में कन्वर्ट करेगा, मैक के लिए 0-1 में कन्वर्ट करेगा। तो वो अपना सॉफ्टवेयर होगा JRE। JRE को बोलते हैं जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। चलिए गाइस, इसको एग्जांपल से समझते हैं कैसे जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनता है, बाइट कोड कैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। देखिए, जो आप कंसेप्ट देख रहे हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं ओरा कंसेप्ट। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। गाइस, मानिए कोई एक राइटर हिंदी में बुक लिखता है, अगर उसका बुक एक लोकल मार्केट में फेमस हो जाता है, मानिए इंडिया में फेमस होता है, अगर वो चाहता है पूरे वर्ल्ड में उसका बुक पब्लिश किया जाए, तो उसको क्या करना होगा, कुछ एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म खोजना होगा, एक ऐसा ग्लोबल लैंग्वेज उसको चाहिए जिसपे वो अगर अपने बुक को कन्वर्ट करता है तो और भी जितने कंट्री है उनके लिए ईजी हो अपने लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि मानिए चाइना होगा, यूक्रेन होगा, सऊदी अरब, बहुत सारे फ्रांस होगा, वहाँ के लोगों को तो हिंदी आता नहीं होगा। तो सबसे उन लोग सारे कंट्री में कॉमन क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि हर एक कंट्री में इंग्लिश को एज ए ग्लोबल लैंग्वेज ट्रीट किया जाता है। तो राइटर क्या करेगा, जो पब्लिश कर बुक करेगा, वो क्या करेगा, बुक को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, जो क्या करेगा, इस हमारे बुक को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देगा। अब फिर क्या होगा, मानिए अगर चाइना अपने लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करना चाहता है, तो क्या करेगा चाइना, वहाँ के जो ट्रांसलेटर होंगे चाइनीज़, वो क्या करेंगे, उनको तो इंग्लिश आता होगा क्योंकि हर एक कंट्री में इंग्लिश कॉमन ट्रीट किया जाएगा। तो इंग्लिश से वो चाइना में कन्वर्ट कर सकते हैं, पुर्तगीज़ वाले इंग्लिश से पुर्तगीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे, अरबिक वाले इंग्लिश से उर्दू में कन्वर्ट कर लेंगे। क्योंकि जितने भी कंट्रीज़ होंगे वहाँ पे सबसे कॉमन चीज़ क्या होगा, इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश वहाँ पे ग्लोबल लैंग्वेज ट्रीट किया जाएगा। तो जैसे जो हमारा जो सोर्स कोड होता है, मानिए ये सोर्स कोड है, उसको हम लोग ट्रांसलेटर के हेल्प से, कंपाइलर के हेल्प से हम लोग बाइट कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये मानिए विंडो प्लेटफॉर्म हो गया, लिनक्स हो गया, मैक हो गया। आप जो यहाँ ट्रांसलेटर देख रहे हैं, ये क्या है, ये JRE हो गया, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। देखिए गाइज, जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं सारे लास्ट में 0-1 ही समझना है, सबको 0-1 पे ही कम्युनिकेट करना है। लेकिन सबका कोड को रीड करने का, सबका प्रोसेसर अलग होता है, सबका लैंग्वेज समझने का तरीका अलग होता है, इसलिए सबके लिए JRE अलग होता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जो अपना विंडो होगा उसके लिए भी जावा रन टाइम एनवायरनमेंट अलग होगा, जो अपना लिनक्स होगा उसके लिए जावा रन टाइम एनवायरनमेंट अलग होगा। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट ऐसे समझिए जो ट्रांसलेटर है, जो काम क्या कर रहा है, बाइट कोड को 0-1 में कन्वर्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो भी प्लेटफॉर्म होगा, विंडो के लिए विंडो के अकॉर्डिंग 0 में कन्वर्ट करेगा, लिनक्स के लिए लिनक्स के लिए अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेगा, मैक के लिए मैक के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेगा। तो ये जो आप इंग्लिश देख रहे हैं, इंग्लिश यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म दे रहा है, ये किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए डिपेंडेंट नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं जो ये अपना बुक है, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है। तो गाइस, जो अपना इंग्लिश है ये क्या कर रहा है, इस बुक को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना रहा है। वैसे जो अपना बाइट कोड है वो क्या करेगा, जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाएगा। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने का फ़ायदा क्या है, देखिए ऐसा नहीं है जो राइटर को अगर एक बुक पूरे वर्ल्ड में पब्लिश करना है तो क्या करना होगा, जाके उसको चाइनीज़ में बुक लिखना होगा, पुर्तगीज़ में बुक लिखना होगा, अरबिक में लिखना होगा, जो भी लैंग्वेज में वो चाहता है पब्लिश करना, तो ऐसा नहीं उसको लिखना होगा। उसको करना क्या है, बस सिंपल सा एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे उसको चेंज कर देना है अपने बुक को। उसके बाद वो सारे जितने भी ट्रांसलेटर होंगे वो अपने अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। गाइज, इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं ओरा, राइट वंस रन एनीवेयर। ठीक है गाइज, जैसे मैंने आपको बताया था जो बाइट कोड का एक्सटेंशन जो हम लोग ने देखा था डॉट क्लास होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली JRE कैन अंडरस्टैंड बाइट कोड, क्योंकि जो बाइट कोड कन्वर्ट होता है वो जावा सी कंपाइलर के द्वारा कन्वर्ट होता है। फिर बाइट कोड को कौन रीड कर सकता है, बाइट कोड को बस JRE रीड कर सकता है। तो वहीं लिखा गया ओनली JRE कैन अंडरस्टैंड बाइट कोड, JRE कैन नॉट अंडरस्टैंड आवर जावा प्रोग्राम। देखिए इसका मतलब ये हो गया, जो जावा प्रोग्राम्स होता है उसको JRE रीड नहीं कर सकता, क्योंकि JRE जो सॉफ्टवेयर होता है उसको ऐसे डिजाइन किया गया होता है कि वो बस बाइट कोड को ही रीड कर पाए। तो इसलिए जो JRE होता है वो अपने जावा प्रोग्राम को रीड नहीं कर सकता। गाइज अपना नेक्स्ट टॉपिक है JRE। तो JRE क्या है, JRE एक सॉफ्टवेयर है। इसका काम क्या होता है, ये हमारे जो जावा प्रोग्राम्स होते हैं जो उसको ये रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। चलिए देखते हैं JRE कैसे काम करता है। तो गाइज जैसे प्रोग्राम्स में बहुत सारे क्लास लाइब्रेरीज होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं AWT, नेट, IoT। हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है जब आगे फर्दर हम लोग लाइब्रेरीज पढ़ेंगे उस वक्त। तो देखिए जो क्लास लाइब्रेरीज होते हैं वो क्लास लोडर के हेल्प से लोड होते हैं। क्लास लोडर क्या होता है, क्लास लोडर एक प्रोग्राम हो गया, इसका काम क्या है, एक जावा क्लास लाइब्रेरीज को लोड करेगा।
फिर जो बाइट कोड जेआरई को मिलता है, तो बाइट कोड को क्या करता है, बाइट कोड वेरीफायर के द्वारा उसको चेक करता है। बाइट कोड वेरीफायर में एक यहाँ पे एक टूल्स है जो क्या करेगा, बाइट कोड को चेक करता है, उसका फॉर्मेट और उसका एक्यूरेसी सही है या नहीं। अगर गाइज फॉर्मेट और एक्यूरेसी उसका सही नहीं होता तो जैसे कंपाइलर था, कंपाइलर क्या करता था, कंपाइल टाइम एरर शो कर देता, वैसे ये भी एरर शो कर देता है। अगर फॉर्मेट और एक्यूरेसी सही होता है बाइट कोड का, तो फिर क्या करता है, जो जेआरई होता है वो क्लास लोड करता है उसको बाइट कोड के साथ कंपाइल करके जेवीएम को दे देता है। जेवीएम क्या करता है गाइस, जेवीएम अपना जो कोड होता है उसको एग्जीक्यूट कर देता है, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। जेवीएम्स को हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल देखेंगे जेवीएम्स क्या है। जेवीएम मतलब बेसिक फीचर्स प्रोवाइड करता है, मेमोरी मैनेजमेंट्स होता है, सिक्योरिटी, गार्बेज कलेक्शन एंड मोर। तो जेआरई क्या हो गया, जेआरई एक सॉफ्टवेयर है, इसका काम क्या है, ये मतलब जो हमारे जावा प्रोग्राम्स होते हैं उसको रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। गाइज देखिए यहाँ पे जेआरई के अंदर जेबीएम है। गाइज चलिए देखते हैं थ्योरी पार्ट। देखिए यहाँ पे लिखा है जेआरई इज ए सॉफ्टवेयर लेयर दैट्स रन्स ऑन द टॉप ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो जेआरई होता है वो विंडो, लिनक्स, मैक पे चलता है, इसलिए ये लिखा गया जेआरई एक सॉफ्टवेयर है जो विंडो प्लेटफॉर्म पे रन करता है, टॉप ऑफ द लेयर पे होता है। जेआरई कंटेन्स क्लासेस लाइब्रेरी, जो हम लोगों ने देखा वहाँ पे जेबीएम, जेआरई के अंदर जेबीएम होता है, बहुत सारे सपोर्टिंग फाइल होते हैं। इट डज नॉट कंटेन एनी टूल्स फॉर जावा डेवलपमेंट्स लाइक अ कंपाइलर। क्योंकि गाइज हम लोग आगे देखेंगे जो जेडीके होता है उसमें देखेंगे क्या क्या आता है। अभी फिलहाल जैसे हम लोग ने देखा जेआरई क्या होता है, जेआरई के अंदर जेबीएम होता है। जेबीएम का काम क्या होता है, वो कोड को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन जो जावा सी होता है, जो कंपाइलर होता है, वो जेआरई के बाहर होता है। उसका काम क्या होता है, वो जो सोर्स कोड होता है उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करके जेआरई को देना होता है। यहाँ पे लिखा है जेआरई इज सॉफ्टवेयर बंडल जो दैट अलाउ जावा प्रोग्राम टू रन। जेआरई का काम है जावा प्रोग्राम को रन करना, रन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। जेआरई कंबाइंस बाइट कोड, जो जैसे हम लोगों ने देखा, जो बाइट कोड था उसको कंबाइन करता है नेसेसरी लाइब्रेरीज के साथ, जो मतलब रिक्वायर्ड होता है जेबीएम पे रन करने के लिए। यहाँ पे लिखा गया जावा क्रिएट्स एन इंस्टेंस ऑफ जावा। तो जेआरई क्या करता है, जब वो बाइट कोड को और क्लास लाइब्रेरीज को ऐड कर लेता है, जब कंबाइन करता है, उसके बाद ये क्या करता है, वो जेबीएम को देता है। जेआरई क्या करता है, जेआरई जेबीएम का एक इंस्टेंस क्रिएट करता है जिसके हेल्प से वो जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो गाइस जैसे हम लोग ने देखा था क्या जो जेआरई का वर्क होता है, लोड क्लास विद द हेल्प ऑफ क्लास लोडर, फिर क्या करता है, बाइट कोड को वेरीफाई करता है, फिर दोनों को कंबाइन करके वो जेबीएम के पास भेज देता है। जेबीएम क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट कर देता है। गाइज अपना नेक्स्ट टॉपिक है जेबीएम। तो जेबीएम को हम लोगों ने देखा था, जेबीएम हमारे जो जावा प्रोग्राम्स होते हैं उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको रन करता है। तो यहाँ वही लिखा गया जावा जेबीएम एक्ट्स एज अ रन टाइम इंजन, जो एज ए इंजन के तौर पे वर्क करता है, जो अपने जावा एप्लीकेशन को रन करता है। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अलग जेबीएम होता है, क्योंकि हर एक, जैसे मैंने आपको बताया था, हर एक विंडो का अपना अलग जेआरई होगा, लिनक्स का अपना अलग जेआरई होगा, मैक का अपना अलग जेआरई होगा। इसको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। तो वहाँ पे जैसे जो जेआरई होता है उसके अंदर जेबीएम आता है, तो जब हम लोग जेआरई को इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ जेबीएम भी इंस्टॉल होता है। तो यहाँ पे ये लिखा गया है हर एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अलग जेबीएम होता है, जो कैपेबल होता है डॉट क्लास फाइल को रीड करने। डॉट क्लास फाइल क्या होता है, जो बाइट कोड का एक्सटेंशन होता है। जेबीएम जेआरई का पार्ट है। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम जेडीके इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे उसके साथ जेबीएम इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे ये लिखा गया जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि बाइट कोड के कारण। जेबीएम क्या हो गया, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, क्योंकि जो जेआरई होता है हर एक प्लेटफॉर्म का अपना अलग अलग जेआरई होता है, तो जेआरई के साथ जेबीएम आता है। तो जो जेआरई होता है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। विंडो का अपना अलग जेआरई है, लिनक्स का अपना अलग है, वैसे जो जेआरई है, जो जेबीएम होता है वो जेआरई के अंदर आता है, इसलिए विंडो का अपना अलग जेबीएम होगा, लिनक्स का अपना अलग जेबीएम होगा, मैक का अपना अलग जेबीएम होगा। गाइज यहाँ पे दिया गया है जेबीएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग मेन मेथड्स। तो ये हम लोग आगे देखेंगे कैसे, जो मतलब जब हम आगे कोडिंग करेंगे वहाँ पे देखेंगे जो मेन मेथड्स होता है उसको जेबीएम ही कॉल करता है। मैं आपको बस ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, जो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग मेन मेथड्स, तो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है जेबीएम। गाइज यहाँ पे आप जो देख रहे हैं जीट कंपाइलर, तो ये इंटरव्यूअर के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन होता है। तो चलिए इसको हम लोग पहले देखते हैं एक पिक्चर वाइज, उसके बाद हम इसका डिफिनेशन देखेंगे क्या होता है। गाइज यहाँ पे जो लिखा है एग्जीक्यूशन इंजन, तो जेबीएम का काम क्या है, वो कोड को एग्जीक्यूट करता है।
गाइस जो बाइट कोड होता है उसको हम लोग को कन्वर्ट करना होता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। मशीन लेवल लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं नेटिव कोड। नेटिव कोड का मतलब होता है प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मशीन लेवल लैंग्वेज। अगर विंडो है तो विंडो का अपना मशीन लेवल लैंग्वेज अलग है, रीड करने का तरीका, लिनक्स का अलग है, सबका अलग है। तो जो अपना बाइट कोड होता है उसको इन द लास्ट मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होना होता है। तो गाइज जब हम लोग जेवीएम के पास जब जेवीएम के पास कोड जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो एक इंटरप्रेटर होता है जो एज ए कंपाइलर की तरह वर्क करता है। इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, ये बाइट कोड को एग्जीक्यूट करेगा लाइन बाई लाइन। जैसे आप देख रहे हैं ये बाइट कोड है, इसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ये पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, ये लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो गाइज जैसे अगर हम आगे प्रोग्राम करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे बहुत सारा मेथड्स होगा जो जिसको हम लोग बार बार कॉल करेंगे। तो वहाँ क्या होगा, अगर मानिए ये एक लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर ये मेथड्स एग्जीक्यूट हो रहा है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये बार बार 0 1 पे कन्वर्ट हो रहा है। तो इससे क्या होगा, इसका थोड़ा स्पीड स्लो होगा, इसके परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा असर पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जीट कंपाइलर आता है। जीट कंपाइलर का काम क्या होता है, जीट कंपाइलर जैसे ये नेटिव कोड में कन्वर्ट हो रहा है इंटरप्रेटर के द्वारा, वैसे जीट कंपाइलर क्या करता है, ये जो कोड होता है इसको नेटिव कोड में कन्वर्ट कर लेता है। गाइस जो मेथड्स बार बार कॉल होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो वहाँ पे क्या करता है, जो अपना जीट कंपाइलर होता है वो जो कोड एग्जीक्यूट होता है, इसके लिए मानिए अगर ये कोड है, ये कोड है, अगर ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये डायरेक्टली इसको प्रोवाइड कर देता है। तो जो आप इंटरप्रेटर होता है वो बार बार अगर कोड को कन्वर्ट कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, तो उससे वो बच जाता है, जिसके कारण इसका जो परफॉर्मेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो गाइज यहाँ पे यही लिखा गया है, जीट कंपाइलर का मतलब होता है जस्ट इन टाइम। इट इज़ यूज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है हमारे बाइट कोड को। देखिए जीट कंपाइलर क्या करता है, ये कंपाइल करता है इंटायर बाइट कोड, जो बाइट कोड मैंने दिखाया था उसको इंटायर को बाइट कोड को कन्वर्ट कर देगा नेटिव कोड में। मैंने जैसे आपको दिखाया था, वेन एवर द इंटरप्रेटर सीज रिपीटेड मेथड्स कॉल, जब बहुत सारे मेथड्स को रिपीटेड कॉल किया जाता है तो जीट कंपाइलर क्या करता है, उसको डायरेक्टली मशीन लेवल लैंग्वेज कोड को प्रोवाइड कर देता है। जिस पार्ट को बार बार कॉल किया जाता है उसका वो मशीन लेवल कोड्स को प्रोवाइड कर देता है, जिससे क्या होता है, इसका एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाता है। री इंटरप्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है, जिससे उसका एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाता है। गाइज जैसे मैंने आपको बताया था जावा सी का काम क्या है, कोड को कंपाइल करता है। जावा जेआरई का काम क्या है, वो जावा प्रोग्राम्स को रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है और प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट भी करता है, क्योंकि इसके अंदर जेवीएम होता है। तो गाइज आप जो देख रहे हैं जावा से एक टूल्स है, जेआरई एक सॉफ्टवेयर है, ये भी जो मानिए ये जो जितने प्रोग्राम्स हैं इनका कॉम्बिनेशन एक सॉफ्टवेयर आता है, उसी को हम बोलते हैं जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। तो गाइज हम लोग क्या बोल सकते हैं, जेडीके एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है जो कंबाइन करता है जावा सी को। बहुत सारे जो सिक्योरिटी प्रोवाइड होते हैं, बहुत सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं जो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, जेडीके के अंदर पाया जाता है। गाइज तो हम जेडीके को क्या बोल सकते हैं, जेडीके हमें कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। तो गाइज चलिए हम डिफरेंस देखते हैं जेडीके और जेआरई के बीच में। देखिए जेडीके क्या हो गया, जेडीके एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट हो गया जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट अपना कहाँ तक हो गया, डेवलपमेंट हो गया अपना कोड लिखने से लेके बाइट कोड तक कन्वर्ट करने के लिए। एग्जीक्यूशन कहाँ से हो गया, बाइट कोड से मशीन लेवल लैंग्वेज पे कन्वर्ट करने तक, मतलब वो जो रिजल्ट आता है वहाँ तक। और जेआरई का काम क्या है, जेआरई जैसे हम लोग ने देखा जेआरई का काम क्या है, जो बाइट कोड आता है उसको वो रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा रहा है ताकि वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए। तो जेआरई इज सॉफ्टवेयर बंडल, इट्स प्रोवाइड इन्वायरमेंट टू रन जावा प्रोग्राम। यहाँ पे देखिए जब हम लोग जेडीके के यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं एज वेल उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि जेडीके के अंदर जावा कंपाइलर भी होता है और इंटरप्रेटर भी होता है। जेआरई के यहाँ पे लिखा है जेआरई कैन ओनली एग्जीक्यूट द बाइट कोड, वी कैन नॉट डेवलप अ कंपाइल आवर प्रोग्राम विथ द हेल्प ऑफ जेआरई, क्योंकि जेआरई के बाहर जावा कंपाइलर होता है, जावा सी जो कंपाइलर होता है जेआरई के बाहर होता है। गाइस जो जेडीके आता है वो जेआरई के साथ आता है, लेकिन हम लोग जेआरई को हम लोग इंडिविजुअली इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। गाइज यहाँ पे लिखा हुआ जेडीके क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, और जेआरई भी एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। चलिए मैं आपको चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, जब हमको अगर जेडीके डाउनलोड करना है तो लिनक्स का अलग होता है, मैक का अलग होता है, मैक का जेडीके अलग है, विंडो का जेडीके अलग है। गाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे जेडीके को डाउनलोड करते हैं।
हम वहाँ पे प्रोग्रामिंग भी देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे JRE है, हर एक प्लेटफॉर्म का अपना अलग अलग, लिनक्स का अलग JRE है, विंडो का अलग है, मैक का अलग है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है जावा JDK क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, और JRE भी एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। गाइज हम यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अक्सर ये इंटरव्यू में पूछा जाता है JDK, JRE और JVM में क्या डिफरेंस है। तो जो हम लोगों ने देखा, JDK के अंदर JRE और JVM आता है, JRE के अंदर JVM आता है। ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक प्रोग्राम्स है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। एक्सप्लेन जावा कंपाइलेशन प्रोसेस। जावा कंपाइलेशन प्रोसेस कैसे, मैंने आपको दिखाया था कोड, जैसे कोई भी एक जावा प्रोग्राम होगा, कंपाइलर की हेल्प से कन्वर्ट होगा बाइट कोड में। वहाँ कंडीशन क्या होता है, अगर सिंटेक्स सही रहता है तो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, नहीं तो वो कंपाइल टाइम एरर शो कर देता है। JRE एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है या नॉट। हम जैसे अभी मैंने आपको दिखाया JRE एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। जावा इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट या नॉट। जावा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि जावा का कोड हम लोग एक बार लिख के कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ बाइट कोड ही उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। पूरा आर्किटेक्चर हम लोग ने देखा था, राइट वंस रन एनीवेयर। जिट कंपाइलर क्या है, जिट कंपाइलर का काम क्या होता है, अपना इंटरप्रेटर का परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। जैसे अभी हम लोग ने देखा था, कैन वी कंपाइल जावा कोड विदाउट मेन मेथड्स। गाइस ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्या जब भी हम कोई भी जावा कोड को कंपाइल करेंगे, अगर उसमें मेन मेथड्स ना हो, जैसे हम लोगों ने देखा था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो अगर वो ना हो तो कोई भी कोड कंपाइल हो सकता है। तो हाँ, कंपाइल हो सकता है, क्योंकि देखिए JVM जो होता है वो मेन मेथड्स को कॉल करता है। मेन मेथड्स को काम क्या होता है, मेन मेथड्स होता है अपना एक मानिए इंजन के तौर पे, जो कोड को रन करता है। तो कंपाइल में क्या होता है, बस वो कोड को कंपाइल होता है। तो यहाँ पे आंसर है जहाँ हम लोग बिना मेन मेथड्स का भी कोई भी कोड को कंपाइल कर सकते हैं। तो गाइज चलिए नेक्स्ट टॉपिक, तो गाइज आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे JDK को कैसे इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम लोग इक्लिप्स इंस्टॉल करेंगे, जिसके हेल्प से हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। गाइज उसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे आइडेंटिफायर्स क्या होता है, डेटा मेंबर, डेटा टाइप क्या होता है, मेन मेथड्स क्या होता है, कैसे हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि मैं जावा को और सिंपल वे में आपके लिए लेके आऊँ। तो चलिए गाइज, थैंक यू, मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में।